स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, समूह 16 के तत्व, और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP4। तो यहाँ पे ये सब सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बेसिकली जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2 है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की, है ना, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूँ आप लोगों से, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन शो करता है, H2O के अंदर इसका ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। ठीक है, हम बात करें K2O के अंदर भी अगर हम यहाँ ऑक्सीजन निकालें तो ये -2 आएगी। ठीक है, इसके अलावा अपवाद स्वरूप ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाती है और -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाती है। अगर हम पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, -1 होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की, तो OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था होता है +2। ठीक है, O2F2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन कब आएगा, ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो इस पर माइनस का साइन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर प्लस का साइन आ जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं आपको, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में या H2O2 के केस में इसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस पर माइनस का साइन आएगा, इस पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उससे जो एलिमेंट अटैच्ड है उससे कम है या ज्यादा है। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में आप देखिए यहाँ पर ये H2S में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए SF2 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होता है +2। SF4 की बात करूं तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होता है +4। SF6 की बात करूंगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। अब ये हुआ कैसे, यही समझना है और कुछ भी आपको नहीं समझना। ठीक है, देखो बच्चों, ये है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, हो गया पूरा 10। फिर इसके बाद आता है 3s2 3p4, हो गया इस वाला, और 3 है तो 3dp स्टार्ट होगा, नो डाउट। ठीक है, और उससे पहले 4s होता ही है। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट बनाता है, आद्य अवस्था अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं, तो ये 3s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, और ये 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये है इसका 3d, ये 3d, और d के अंदर आपको सबको पता है ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, s में 2 है, p में 4 है, 1 2 3 और 4। आपको पता होना चाहिए सारे रूल्स कि किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फुलफिल करें। अब देखो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो SF2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई में जाएगा। अगर हाई में जाता है तो इस कंडीशन में इसके पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका नंबर कितना हो जाएगा। देखिए, ये 1 2 3, अब ये निकल कर यहाँ आ गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा +4 और उसका एग्जांपल है SF4। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर हम ये S वाला इलेक्ट्रॉन को भी या S ऑर्बिटल को एनर्जी देंगे तो ये भी निकल कर कहां जाएगा, डी में पहुंचेगा। जब ये डी में पहुंचेगा तो यहां पर जो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिंगल, वो कितने होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये एग्जांपल हो गया +6 का। SF6 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हमारे पास यहाँ पे +6। तो ये डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल है या नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर परिवर्तनशील, कोई भी परमाणु अगर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है एक से ज्यादा, इसका मतलब उसके पास खाली डी कक्षक उपस्थित हैं, इसलिए वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसको नोट करो बेटा, है ना, फिर मैं आपको यहां पे आगे लिए चलता हूं। और ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था में से एक प्रश्न अवश्य आता है बोर्ड क्लास के अंदर। किसी भी कंपटीशन में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको सीखने को, देखने को अवश्य मिलेगी। नोट कीजिए इसके अंदर। चलो जी, अब हम यहां पे बात करेंगे ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। देखिए 15 ग्रुप के अंदर मैंने आपसे बात की थी नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की। अब यहां पर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ असामान्य व्यवहार क्यों होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। असामान्य व्यवहार है ना, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। तो ये देखिए ओ स्टाइल से टीपो, ये हमारा टोटल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से एबनॉर्मल क्यों है, ठीक है, एनोमलस क्यों है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये एटॉमिक नंबर 8 है, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 और ये 2p4। ठीक है, दो ही ऑर्बिटल है इसके पास, ये पहला ऑर्बिटल, ठीक है, जो, और ये दूसरा ऑर्बिटल। ठीक है, तीसरा ऑर्बिटल इसके पास है ही नहीं है। ठीक है, समझना बेटा। अब आपको पता है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे छोटा आकार ऑक्सीजन का है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब सबसे छोटा आकार अगर ऑक्सीजन का है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इन सब का मान क्या होगा, हाई होगा, उच्च होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखिए, इन सबके पास तीसरी कक्षा भी होगी, क्योंकि तीसरी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी यहां से। अभी भी हमने यहाँ पे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है आपके सामने। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तीसरी कक्षा भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि इसके पास रिक्त डी कक्षक या डी कक्षक अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन के पास। ये 3 मुख्य कारण हैं जो आपको बेसिकली याद रखना है असामान्य व्यवहार के टॉपिक के अंदर। पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि सबसे छोटा आकार होता है, वर्ग में सबसे ऊपर आता है। दूसरा, इसकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा हमारे पास, कि इसके पास डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण ये अपने ही वर्ग के तत्वों से असामान्य व्यवहार दर्शाता है। अगर हम फिजिकली बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है ये आपको पता है गैस है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसका एक रीजन लिख सकते हैं। ओके साहब, अब हम यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं, यह है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। आगे का टॉपिक है मेरे पास हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। ठीक है, टॉपिक है, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। ठीक है, देखो बेटा, ये H2O, S2S, H2SE, H2 TE और H2PO समूह 16 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं या डाइहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम सबसे पहले लिख ही देंगे कि समूह 16 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2M, है ना, M मतलब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है बेटा,
ओके, अब चलो भाई यहाँ पे आपको सबको ये पता चल गया, या हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेलेनाइड है, ये हाइड्रोजन टेलोराइड है, ये हाइड्रोजन पोलोनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के मतलब H2O प्रकार के या H2M प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनका स्ट्रक्चर की, इनकी संरचना की, लेकिन एक चीज और है, ये बनाए कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, धात्विक सल्फाइड की अभिक्रिया तनु अम्लों से कर भी इसे बनाया जाता है। ये देखिए धात्विक सल्फाइड की अभिक्रिया हम यहाँ तनु अम्ल, ये तनु H2SO4 से हम यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस येलो साब समूह 16 का हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, या सल्फर का यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम पहला ही एलिमेंट ले लेते हैं। आपको सबको पता है, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में जाके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। ये जल की संरचना की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास दो तो होते हैं बॉन्ड पेयर और दो ही बचते हैं लोन पेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर वैसे तो होता है इसका टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे लोन पे रिपल्शन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटा होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 105 डिग्री 104.5 डिग्री का हो जाता है। और इसकी संरचना होती है उल्टे वी आकार की। अगर हम यहाँ पे सही तरीके से बनाए तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर तो सभी का ही टेट्राहेड्रल ही होता है ना। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें दो लोन पेयर है जो रिपल्शन और ये रिपल करते हैं बॉन्ड पेयर को, तो उल्टे वी आकार की संरचना बन जाती है। ये जो संरचना बनती है क्या होती है, उल्टे वी आकार की। ठीक है, इनवर्ट वी शेप इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारे सामने यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखो संकरण होता है इसके अंदर sp3, क्योंकि 4 कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 तो फुलफिल होते हैं, मतलब युग्मित वाले, और 2 होते हैं सिंगल वाले। मैं यहाँ पे लिख के भी समझा देता हूँ आपको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये 2p4, और अगर GS बनाओ, इसकी ग्राउंड स्टेट बनाओ, तो S के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P के अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 को हम ऐसे भरेंगे, 2 तो सिंगल वाले हैं तो ये शेयरिंग होगा हाइड्रोजन के साथ, और 2 फुलफिल वाले हैं जो बनेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अयुग्मित और 2 युग्मित कक्षक युक्त इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 2 लोन पेयर बनेंगे और 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, तो संरचना होगी उल्टे वी आकार की। तो सभी की संरचना क्या होती है, उल्टे वी आकार की होती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंगल का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो भाई, इसके बाद हम यहाँ पे संरचना के बाद बात करते हैं आकृति की, बॉन्ड एंगल, बंद कोण की। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एमपीवीपी की। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे जल की। तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो प्रकृति है वो परिवर्तित होती है। H2O जल है, द्रव होता है, बाकी सबके सब क्या होते हैं, हाइड्राइड जो हैं वो गैसीय प्रकृति के होते हैं बेटा। ज्यादातर हाइड्राइड जो हैं वो गैसीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, अभी पिछले साल आया था कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस क्यों। तो इसका आंसर मैं बहुत सी बार आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं कि यहाँ H2O जो है ये द्रव होता है, क्योंकि यहाँ पे H बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण ये द्रव अवस्था में होता है, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। चलो मैं 1-2 पॉइंट और इसकी बारे में आपको समझा देता हूं। अपचायक प्रकृति, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है तो H हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हाइड्रोजन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक प्रकृति या अपचायक सामर्थ्य जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे और भी बात करेंगे गलनांक क्वथनांक की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो उनके गलनांक और क्वथनांक है वो घटते हैं, और हाइड्रोजन का जो गलनांक क्वथनांक है वो अपेक्षाकृत उच्च होता है। एक तो सहसंयोजक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जल के अणु के अंदर। तो यहाँ पे इनके गलनांक क्वथनांक जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से आने पर घटते हैं। ठीक है बेटा, और अब गलनांक क्वथनांक तो घटते हैं
और क्वेथनांक जो है ये बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे।